हेलो दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की और चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे लगन के ऊपर कि लगन का जो स्वामी आप देख रहे हो और उसको देख के आप ऐसा समझते हैं कि ये तो लगन या लग्नेश कमजोर है। इस भूल को थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता होगी। देखिए, जो लिखा गया था वो ये कि पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि उदित होगी वो अंश के साथ उसे लगन माना जाएगा। तो जो अंश के साथ है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अंश जो है वो एक राशि के अंदर 3 अलग अलग हिस्से होते हैं। इसी की और ज्यादा बारीक विवेचना जब होती है तब आता है D150, जिसे नाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। तो हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम ऊपरी तौर पे 13 डिग्री 20 मिनट के नक्षत्र लेवल तक ही रहेंगे और यहीं से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली कुंडली पे चर्चा करते हैं, फिर दूसरे कुंडली में भी चलेंगे। इस कुंडली के अंदर यदि देखा जाए तो ये रतन टाटा जी की कुंडली है, ठीक है। इसमें अगर आपको लगता है कि फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है वो गुरु, वो क्योंकि नीच राशि में बैठा है तो वो कमजोर हो गया, ऐसा नहीं है। पहली चीज देखिए, फर्स्ट हाउस का स्वामी है गुरु और षडबल में उसके पास पूरी तरीके से 100 से ज्यादा की स्ट्रेंथ है, तो वो कमजोर तो नहीं पड़ा, पहली बात। दूसरी चीज, इस कुंडली में गुरु और शनि के बीच में राशि परिवर्तन हो जाने के कारण बहुत सारी चीजें जो हैं वो संभल जाएंगी। यहाँ पे क्योंकि राशि परिवर्तन है इसलिए वो शायद लॉजिक आपको बहुत अच्छे से समझ में ना आए, वो इस वाली कुंडली में समझ में आ जाएगा। तो पहले इस कुंडली को फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। गुरु को यहाँ पे बैठना इतना कोई खराब नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठे हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव जो है इस कुंडली में वो नवम किस्मत भाव के स्वामी होते हैं। इस कारण से गुरु का सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाना और तात्कालिक रूप से सूर्य के साथ उसकी एक मित्रता होना उनके स्वास्थ्य को कहीं से कहीं तक खराब नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब चलिए एक्चुअल लगन के ऊपर चलते हैं, जिसे आज तक कभी किसी ने इसके ऊपर चर्चा की ही नहीं, और जब मैंने की थी तो बहुत सा ऐसा विरोध रहा कि पता नहीं क्या पागलों जैसी चीज समझा दी हो मैंने। देखिए, यहाँ पे लगन है 8 डिग्री का और नक्षत्र है मूला, स्वामी है केतु। अब आप अगर उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, रतन टाटा जी की बायोग्राफी को आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा जो उनका शुरुआती जीवन है वो काफी संघर्ष में बीता है। कैसे, अब इसको समझिए। केतु जो है, जो कि लग्नेश होगा, लगन के मिड पॉइंट लॉर्ड है, वो छठे भाव में बैठा है। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण को दर्शाता है, पहली चीज। दूसरी बात कि छठा भाव जो है वो नेचुरली एक संघर्ष का भाव है, ठीक है। तो इतनी चीजों को तो हमें करना ही करना है। साथ ही साथ किस्मत से 10वां है, तो कहीं ना कहीं कोई एक कर्मा वो लेके चल रहा है। अब केतु है, केतु कैसा ग्रह है? केतु को हम हार्ड प्लैनेट्स में मानते हैं। हार्ड प्लैनेट मतलब क्रूर ग्रहों में से एक मानते हैं, सेपरेटिव नेचर के प्लैनेट में से एक मानते हैं। तो जब कोई भी हार्ड नेचर का, सेपरेटिस्ट नेचर का प्लैनेट हो और छठे भाव में आके बैठ जाए तो इतना बुरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब लग्नेश छठे में आएगा तो वह हर तरह की मुसीबतों से लड़ने का जज्बा देगा, ठीक है। इस कारण से केतु का यहाँ बैठ जाना कोई इतना भी बुरा नहीं है। अब केतु को पहले स्टडी करिए। केतु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा के पास होता है। चंद्रमा जो है, यानी कि केतु जिनके नक्षत्र में बैठे हैं वो चंद्रमा कहाँ जाके बैठे हैं? लाभ भाव में। लाभ भाव में चंद्रमा का बैठ जाना, इसका मतलब है कि जो उनके सोचने का ढंग है उसमें संघर्ष तो रहेगा, लेकिन संघर्ष के साथ साथ लाभ भी रहेगा। दूसरी चीज, चंद्रमा जो है वो किस राशि से आए हैं? वो 4 नंबर की कर्क राशि के स्वामी होते हैं। एक ही राशि है उनके पास, वो कहां पर आ रही है? अष्टम भाव में आ रही है। अष्टम भाव क्या बताता है? गहरी खोज को बताता है, किसी भी तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बताता है। किसी भी कुंडली में अष्टम भाव जो होता है वो बेसिकली इंजीनियरिंग या किसी भी तरह के रिसर्च को बताता है। तो यहाँ पे केतु जो उनके सोचने का ढंग है, और केतु भी किस तरह का है?
गहराइयों को खोजने वाला ग्रह वो अष्टमेश के नक्षत्र में जाके बैठा। और अष्टमेश कौन? चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज पे काम करते हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। इस कारण से रतन टाटा जी जब टाटा ग्रुप ऑफ सन्स की इंडस्ट्रियों को संभालने आए तो इन्होंने कोई नई कंपनियां खोली ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने अंदर का जो मैनेजमेंट था उस पर बहुत अच्छा वर्क किया। क्यों? क्योंकि उनके पास ये पोटेंशियल है, जो उनके सोचने का ढंग है वो नक्षत्र लेवल पे चंद्रमा से कनेक्ट है। इस कारण से जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसे वो बहुत अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, इतने कॉम्बिनेशन के बाद केतु जैसा ग्रह जिस राशि में बैठता है, अगर अकेला बैठे तो राशि स्वामी के तत्व को भी धारण कर लेता है। तो राशि स्वामी कौन हुए? शुक्र हुए। यहां तक की बात को अगर ध्यान से समझा जाए तो केतु का छठे भाव में बैठना थोड़ा सा बुरा है, क्योंकि जिंदगियों में संघर्ष लगा सकता है, थोड़ी सी बीमारियां दे सकता है, लेकिन उन चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करा देगा। क्योंकि लग्नेश अगर छठे में बैठे तो वहां पे भी वो अपनी चीजों को बढ़ाकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पहली चीज थी। दूसरी चीज ये कि मूला नक्षत्र के अंदर ही शुक्र और बुध जाके बैठ गए हैं। जब कभी भी कोई ग्रह लगन में और खासकर लग्नेश के नक्षत्र को कहीं से भी प्रभावित करता हो तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। एक्चुअल में जो लगन है या जो लग्नेश है वो क्या बता रहा है? हमारा सोचने का ढंग है। अब देखिए इनके सोचने के ढंग में क्या आ रहा है। पहले तो संघर्ष आ चुका कि लड़ाई झगड़े होंगे, उसमें से निकल जाऊंगा, इस कारण से वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। दूसरी चीज, शुक्र और बुध में देखें तो शुक्र जो है वो लाभ भाव के स्वामी है और छठे भाव दुश्मनी, रोग, कर्ज के स्वामी है। कर्जा ले लूंगा तो भी मैं चुका दूंगा, ये सोच भी तो होनी चाहिए, दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, ये शुक्र के कारण आ रही है। लाभ भी कमा लेंगे, ये शुक्र के कारण आ रही है। शुक्र यहाँ पे चंद्र राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए डबल पॉजिटिव हो गए। इसके बाद देखिए बुध को, बुध जो है वो सातवें भाव के, जो कि व्यापार भाव है, उसके स्वामी है। और साथ ही साथ में ये कहां से कनेक्ट हुए हैं? 10वां भाव स्टेटस के स्वामी है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। इन दोनों में से जब हम षडबल में देखें, 3 ग्रह बैठे हैं तो बलवान है वो है बुध। इस कारण से व्यापार और स्टेटस बलवान है। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल ये होगा, सप्तम के स्वामी के साथ शुक्र बैठे हैं जो कि विवाह के कारक वाले ग्रह हैं और सप्तमेश सप्तम को देख रहे हैं, तो फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों के दोनों मूला नक्षत्र में आए हैं और मूला नक्षत्र में आने के बाद नक्षत्र का लॉर्ड केतु जो है वो उनसे षडाष्टक हो गया। तो उस नक्षत्र का प्रभाव ग्रहों के ऊपर भी है और ग्रहों के कुछ रूल किए जाने वाले भाव के ऊपर भी रहता है। ठीक है। दूसरी चीज कि ग्रहों का भी कुछ प्रभाव नक्षत्र में भी जाता है। तो नक्षत्र क्योंकि लगन में आ रहा है इसलिए उसका प्रभाव सबसे ज्यादा गया। किसका गया? व्यापार का और साथ साथ स्टेटस का, लाभ का, कर्ज ले सकने का, दूसरों के साथ किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ों में से बाहर निकल सकने का। ठीक है। साथ ही साथ सूर्य जो है वो मूला नक्षत्र में नहीं आते, सूर्य दूसरे नक्षत्र में है, लेकिन सूर्य यहाँ पे 9th हाउस के भी लॉर्ड है और फिर कहीं ना कहीं वो लगन में कनेक्ट है। तो इस कारण से लगन जो है उसे मजबूत माना जाएगा। ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझनी होगी कि सिर्फ ये नहीं कि लॉर्ड उठाया और लॉर्ड अगर नीच राशि है तो वो कमजोर है। ये तो पहली चीज है। यहाँ पे क्योंकि राशि परिवर्तन है तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब चलते हैं अगली कुंडली के ऊपर। इस कुंडली में अगर हम आए तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर मतलब कन्या लगन। कन्या लगन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिर स्वामित्व आया बुध के पास जो कि वक्री ऊपर से माना जाएगा शत्रुग्रही। जब नक्षत्र देखेंगे तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी है गुरु, षडमल में भी कमजोर हैं और वैसे भी नीच राशिस्थ है। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि लग्नेश जो है वो कमजोर है। लेकिन अब देखिए चीजें कैसे बदलती है, क्योंकि ये भी कोई साधारण कुंडली नहीं है। ऐश्वर्या राय बच्चन जी की कुंडली है, जानी मानी हस्ती है। अगर लगन लग्नेश कमजोर होते तो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आती कि इतना राइज मिलता। कैसे मिला इसको देखेंगे। देखिए सबसे पहली चीज, इस कुंडली के अंदर 10 डिग्री और वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि में जो नक्षत्र आता है वो है हस्त, उसके स्वामी है वो है चंद्रदेव। अब चंद्रदेव अगर स्वामी है तो चंद्रदेव के पास तो राशि है। राशि कहाँ गई चंद्रदेव की? 11वें भाव में। इसका मतलब है
कन्या लगन में हस्त नक्षत्र में यदि जन्म है तो 11th हाउस का जो फैक्टर है, लाभ का जो फैक्टर है, वो इंसान के दिमाग में बिल्कुल बना रहेगा। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो लेकिन लाभ का फैक्टर, फेम का फैक्टर, मेरी पूछ हो, मेरी परख हो, ये फैक्टर जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि 11th हाउस को नेचुरली रूल कर रहे हैं यहां पर चंद्रमा। ठीक है। दूसरी बात, चंद्रमा जो है वो इस लगन कुंडली के अंदर चौथे भाव में बैठे हैं, जिसे वहां पे दिशा बल प्राप्त होता है। साथ ही साथ चंद्रमा जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र के स्वामी हुए शुक्र। ठीक है। क्योंकि नक्षत्र स्वामी शुक्र है, चंद्रमा शुक्र को दुश्मन नहीं मानता, शुक्र चंद्रमा को जरूर थोड़ा सा दुश्मन मानता है, इससे इनकार नहीं कर रहा। ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, चंद्रमा शुक्र को दुश्मन नहीं मानता, शुक्र चंद्रमा को दुश्मन मानता है, यह आफ्टर मैरिज काम आएगा। ठीक है। अब समझिए, चंद्रमा क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र भी दिशा बली है क्योंकि वो भी चौथे भाव में, चंद्रमा को भी और शुक्र को भी चौथे भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल होती है। इसका मतलब है यहां पे भी लग्नेश बहुत बलवान हो रहा है, और साथ ही साथ जिस नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी भी, भले वो गुरु की राशि में बैठे हो, गुरु नीच राशिस्थ है, लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है। इस कारण से इस कुंडली में भी लगन जो है मजबूत है। शुक्र के साथ और राहु के साथ सोचने का ढंग चंद्रमा का कनेक्ट कर जाना, शुक्र जो है वो लग्जरियस लाइफ को दिखा रहा है, और राहु जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो छाया चित्र है, सिनेमा है, उस तरफ ये कॉम्बिनेशन सोच दे रहा है लेके जाने के लिए, क्योंकि जब तक वो सोच नहीं होगी इंसान वहां आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहां पे एक चीज सवाल उठ सकता है, सूर्य जो है वो 89 है षडबल में, कमजोर नजर आता है, लेकिन ध्यान से देखिए यहां पे जो सूर्य है ना वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। ठीक है। तो सूर्य वैसे भी एक कठोर ग्रह, जिस नक्षत्र में बैठा वो भी कठोर। राहु जो है वो या तो चंद्रमा या तो शुक्र का प्रभाव भी लेगा, गुरु की राशि में बैठ के गुरु का प्रभाव तो लेगा, लेकिन जिसके साथ राहु जुड़ जाए उसका सपोर्ट ले लेता है। इन तीनों में बलवान है चंद्रमा। अगर राहु चंद्रमा के साथ भी गया तो चंद्रमा यानी कि डिजायर्स को बढ़ाएगा, और अगर राहु शुक्र के साथ गया तो भी विलासिताओं को बढ़ाएगा। इस कंडीशन में शुक्र कहीं ना कहीं या चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु के साथ मिल जाएगा, तो उस सिचुएशन में सूर्य को भी एक बल नेचुरली मिलेगा। दूसरी बात, सूर्य जो है वो इसमें 12th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए ये 89 90 इसके आसपास है तो ठीक है। ये ज्यादा बलवान हो जाएगा तो फिर खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर इसका इंपैक्ट आएगा और वो 12th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पे इसका कमजोर होना जो है ना, ये पैसों को बचाने का काम कर रहा है, लेकिन सूर्य आत्मबल जो है वो नेचुरली को इतना कमजोर नहीं है। ठीक है। अब समझिए, इन दोनों ही लोगों ने, यहाँ पे हमने इनके लग्नेश को तो समझा, लग्नेश के बल को भी समझा, केतु को कोई षडबल प्राप्त नहीं होता, इसलिए यहां पर हम इसके विमशुपक बल पे चल जाते हैं। मेन मुद्दा जो है वो देखिएगा, इन्होंने साहस पराक्रम दिखाया किसी चीज को शुरू करने का, और इन्होंने भी साहस पराक्रम दिखाया है, तब जाके तो वहां तक पहुंचे हैं। अपॉर्चुनिटी होने के साथ साथ साहस और पराक्रम भी होना चाहिए। तो लग्नेश जो है ये तो सोचने का ढंग बताता है, पहली चीज हो गई। ठीक है। यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट थी, यहाँ पे सिनेमा में जाने के लिए थॉट प्रोसेस थी, लेकिन उसके ऊपर मैंने आपसे कहा हुआ है एक होता है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट, जो भी अपनी जिंदगी में काम करेगा। इन दोनों ही कुंडलियों में षडबल में सबसे बलवान जो ग्रह है वो है मंगल, और मंगल किस नेचर का ग्रह है? वो एक हटी नेचर का ग्रह है, वो अपने आप में सबसे ज्यादा करेज को रिप्रेजेंट करता है। इस कारण से इन लोगों ने करेज दिखाया है चीजों को कर पाने का। मंगल क्योंकि दोनों ही कुंडलियों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट रहा है। अब देखिए, मंगल क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है तो इस कुंडली में खर्चे का स्वामी है मंगल, 12th हाउस लॉर्ड है और 5th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए बुद्धि भी अच्छी चलती है, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं रतन टाटा जी, खर्चा भी बहुत बढ़ चढ़ के होता है, कोई दो राय नहीं है। ये नीच राशि आ जाने के कारण उतनी ज्यादा संपत्ति वो वैसे नहीं बचाते, लेकिन हाँ कैपिटल फॉर्मेशन जरूर कर लिया करते हैं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंगल जो है वो अष्टम का स्वामी है, जो कि बदलाव की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो वो भले किसी एक ऐसे फैमिली से आए हैं जहां पे कि पहले कोई बहुत नाम हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने दम पे अपना नाम फिर भी स्थापित करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। मंगल इसके साथ साथ अपनी दूसरी जो राशि है वो तृतीय भाव में रखता है। तृतीय भाव भी पराक्रम का है, साहस का है। इस कारण से मंगल के सपोर्ट ने कुंडली को एक अलग बल भी दिया हुआ है, लगन लग्नेश के बल के साथ साथ। अब एक बात और देख लीजिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि चंद्रमा जो है वो बलवान है, शुक्र जो है चंद्रमा को दुश्मन समझ सकता है, चंद्रमा शुक्र को दुश्मन नहीं समझेगा। आफ्टर मैरिज जो है, हम ऐसा देखते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं काम को त्याग दिया। तो इसके लिए देख लीजिए, केतु राहु वाले फंडे को लगाएंगे हम यहाँ पे। केतु जो है उससे अगर आप गिनोगे तो 10 घर आगे 10 घर पीछे, ये देखना था। केतु वक्री ग्रह है तो गिनती ऐसे में चलेगी, ठीक है। शनि भी वक्री ग्रह है तो ऐसे में चलेगी, वरना बहुत सारे लोग बोलेंगे सर देखिए 10वें घर में शनि है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो नीच राशि से, मैरिड हाउस डिस्टर्ब। ठीक है, ऐसा नहीं है, आंख बंद करके नहीं, एस्ट्रोलॉजी है, बारीकी से कॉमन सेंस लगा के चली। देखिए, शनि भी वक्री है, केतु भी नेचुरली वक्री है, इसलिए इनका आस्पेक्ट यहां पर नहीं आएगा, शनि का 10वां आस्पेक्ट, जो कि मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब कर सके। इस कंडीशन में वक्री होने के कारण गिनती ऐसे गिनी जाएगी, और ऐसे गिनती गिनने के कारण जो है ना, इन दोनों का ही प्रभाव फर्स्ट हाउस के ऊपर है। शनि वहां पे इस इंसान का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराना चाहते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, केतु जो है पूर्व जन्म का जो भी कर्मा है उसके हिसाब से भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, शनि और केतु ये करा रहे थे। जब भी शनि लगन को कहीं से भी देखते हो तो इसका मतलब है कि वो लगन को, फर्स्ट हाउस को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, चीजों में लेट करते हैं, परेशानियां भी आएंगी, डिले होगा। ठीक है, देखिए आखिरकार मैरिज हुई है और इतनी हाई फैमिली में जाके हुई है, तो लेट ही हुई है। ठीक है, ये फैक्टर है एक। दूसरा, ये जो है ये राहु से आप गिनोगे, क्योंकि ये भी वक्री ग्रह है, तो जब इससे गिनोगे तो आपको दिखाई देगा 7th हाउस। 7th हाउस मतलब पद प्राप्ति, 7th हाउस मतलब दूसरे लोगों के लिए काम। तो कहीं ना कहीं ये राहु, ये डिजायर जो है, ये प्लेनेट, ये मैरिज को भी दे रहा है और 7th हाउस को भी कनेक्ट कर रहा था। इतनी चीजें आप समझ गए। अब सवाल ये कि मैरिटल लाइफ के अंदर अगर 7th हाउस का लॉर्ड नीच है तो सर मैरिड लाइफ क्यों डिस्टर्ब नहीं हो रही? मांगलिक फॉर्मेशन को लेकर भी बहुत सारे लोग घबराते हैं, यहां से इसको भी समझ लीजिए। मंगल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, वो ट्रांसफॉर्मेशन देगा। एक कंसेप्ट ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जो बलवान ग्रह होता है वो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं करता, एक बात ये ऐसा पाया भी गया है। दूसरी बात ये कि मंगल वक्री है, मंगल वक्री हो जाने के कारण जब अपनी चौथी दृष्टि से देखेगा ना, तो ये जो गुरु आपको नीच राशिस्थ दिख रहे हैं, इसके ऊपर इसकी दृष्टि आएगी। और जब इस नीच राशिस्थ गुरु के ऊपर वहां पे बैठकर मंगल, क्योंकि उच्च राशिस्थ होते हैं, उनकी दृष्टि इसके नीचता को भी कहीं ना कहीं कम करेगी। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस के लॉर्ड का फ्रेंड है। और दूसरी बात कि ये 8th हाउस है जिसे कि मैरिटल हैप्पीनेस को मेंटेन रखने का काम दिया गया। ये जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड नीच हो रहा था, ये उसके नीचता को भंग कर रहे हैं, जिस कारण से मैरिटल लाइफ एक स्मूथ वे में चल पा रही है। ठीक है, यहां तक तो एक चीज हो गई। अब आफ्टर मैरिज इन्होंने प्रोफेशन क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शुक्र जो है वो चंद्रमा का दुश्मन हो जाएगा। शुक्र जो है वो चंद्रमा को अपना दुश्मन समझता है, चंद्रमा शुक्र को अपना दुश्मन नहीं समझता। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे सिनेरियोज बने जहां पे उन्होंने इस थॉट प्रोसेस को खत्म किया और चीजों को आगे चलने दिया। शनि और केतु का प्रभाव भी है, इसलिए थोड़ा सा वो फैक्टर उस पर काम जरूर करेगा। अब देखते हैं कि जो हमने अपना समझ और सीख रहे थे वो सही में लागू हो रहा था तो कैसे। देखिए, रतन टाटा जी की कुंडली में हमने कहा है कि जो उनका लग्नेश होगा वो केतु होगा, वो सोचने का ढंग है। इस लॉजिक को अगर आप लेके चलोगे तो आप जाना, जब टाटा नैनो को लेकर बंगाल की एक केस हिस्ट्री चल रही थी, फाइट चल रही थी सिंगरूर में, वो जो पीरियड था वो था सितंबर 2008 का, और उस समय ये केतु जो है ये अष्टम भाव में थे। अष्टम भाव जो है
कहीं ना कहीं गहराइयों को तो दर्शाता है, लेकिन चीजों में डिलेज को होना, देरियों को होना का दर्शाता है और खोजबीन को दर्शाता है। तो जो टाटा का नैनो था उसके ऊपर खोज चल रही थी, सारे काम चल रहे थे, लेकिन वो प्लांट वहां पे नहीं लग पा रहा था, डिलेज हो रही थी, मानसिक परेशानियां नेचुरली आएंगी। तो ये सारी चीजों के साथ रतन टाटा जी वहां से गुजर रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे। उसके बाद एक लकटकिया कार भी निकल के आई। तो ये कहीं ना कहीं लग्नेश को होना साबित कर रहा है। इस समय धनु लगन के अंदर, जैसे मैंने कहा था कि केतु 12th हाउस में है, तो परेशानियां चल रही हैं, तो इधर इनको भी चल रही हैं। अब जब ये केतु आगे आएगा तो इनको भी लाभ देगा। बस यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है जो कि इनको बाकियों से अलग कर देता है, वो ये कि जो ये लग्नेश है ना, ये एक तो अष्टम में है कि किसी भी चीज की बारीकी को खोज के निकालो और उसमें से भी फायदा बना लो। इस कारण से आपने देखा कि कोरोना काल में भी वो बढ़ चढ़ के उन्होंने मदद भी करी और जो नई डील्स साइन हो सकती थी वो भी उन्होंने करी। काफी अच्छी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उनके पास, क्योंकि मंगल है। और आप भी जानते हो उनके पास खोने का कुछ इतना है नहीं। क्यों? क्योंकि केतु से चल रहे हैं। जब भी कोई इंसान केतु से चलता है तो उसके पास ऐसा कुछ लालसा ही नहीं रहती, डिजायर ही नहीं रहती कि कुछ नुकसान उसका हो। ऐसे ही लोग ज्यादा सक्सेस करते हैं। जितने लोग राहु से होके चलते हैं वो मटीरियलिस्टिक है। मटीरियलिस्टिक इंसान क्या है कि चीजों को छोड़ नहीं सकता बहुत जल्दी, क्योंकि उसे पाना और पाना है। यहाँ पे अगर कुछ चला भी गया तो मेरा कुछ नहीं है, ये इस तरह की आइडियोलॉजी होती है। राहु की आइडियोलॉजी होती है जो है वो तो है, जो दूसरे का है उसको भी हड़प लो। ठीक है, राहु इज ए डिजायर, जबकि केतु जो है वो डिजायर नहीं रखता। बस यही सबसे बड़ा अंतर है। मेरी पूरी खोज में मैंने एक ही बात समझी कि कुंडली में कुछ समय पे हम ऐसा देखते हैं गोचरों में कि राहु बलवान होता है और कुछ समय पे केतु बलवान होता है। जब राहु बलवान होके चल रहा होता है कुंडलियों में, सभी की कुंडली में होता है, क्योंकि जब ये गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई एक बलवान कोई एक कमजोर होता है। जब केतु बलवान होता है तो थोड़ा सा सेपरेशन वाला थॉट चलता है, और जब राहु बलवान होता है तो आप राइज करते हो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर। जब केतु बलवान होकर चल रहा होता है तो हम थोड़े से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर हटके आध्यात्मिक दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे होते। तो ये थी आज की हमारी चर्चा लगन को लेकर। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ राशि और राशि के स्वामी को नहीं देखना, अंदर का जो नक्षत्र है उसकी स्थिति को समझिए, वही आपको असली पिक्चर बताएगा कि क्या वो कुंडली कमजोर है या मजबूत है। धन्यवाद।